एम योगेंद्र कश्यप। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। आई एम हियर टू टीच द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे आसपास के एरियाज में हमारे जो बच्चे हैं, खासकर बच्चे बोर्ड्स के बच्चे जो हल्के परिवेश से आते हैं, वे इंग्लिश भाषा के बेसिक कंसेप्ट को लेकर बेहद कंफ्यूज रहते हैं। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्पीकिंग and English writing both are absolutely different. English speaking has no concern with grammar and English writing has a thoroughly concern with grammar. तो उसी कॉन्सेप्ट को जो आपकी राइटिंग में हेल्पफुल रहेगी, जो आपको इंग्लिश के भाषा की बारीकियों को समझाएगी, उसको क्लियर करने के लिए मैंने इसकी शुरुआत की है। उसी क्रम में मैं आज सबसे पहले एक और बात मैं ऐड कर दूं यहां पे कि जितने भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और किसी तरह से अपना सिलेबस नहीं कर पाए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बिना किसी टेंशन के केवल आप मेरे वीडियोस लगातार देखें। आप यकीन कीजिए, परीक्षा आने तक आपका सारा कंफ्यूजन, सारा डर, सारा वहम दूर हो जाएगा और परीक्षा बड़ी आसानी से देंगे। वे लोग जो किसी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश के नाम से डर लग जाता है, इंग्लिश नाइटमेयर की तरह जिनके लिए होती है, उन लोगों के लिए भी इंग्लिश काफी आसान रहेगी। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपकी शुरुआत करता हूं। देखिए, किसी भी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भाषा के अल्फाबेट या लेटर्स। लेटर्स को हम साउंड के नाम से भी जानते हैं। किसी भी भाषा का जो बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज लेटर्स। लेटर्स लाइक यू कैन से ए, बी, सी, डी एंड लाइक दैट। इन्हीं लेटर्स को जब हम जोड़ते हैं तो इन्हीं लेटर्स को लेटर्स प्लस लेटर्स, इन्हीं को जोड़ के बनता है वर्ड्स। इनको जोड़ के क्या बनते हैं? वर्ड्स। और जब हम इन वर्ड्स को जोड़ दें, वर्ड्स प्लस वर्ड्स इज इक्वल टू बनती है फ्रेज, बनती है क्लॉज और बनता है सेंटेंस। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब हम लेटर्स या साउंड को ऐड करते हैं तो बनता है बेटा ए, बी, सी, डी। ये हम लेटर्स हैं या साउंड हैं। इसी के साथ साथ जब हम लेटर्स को ऐड करें, लाइक हम लेटर ऐड करें सी, एक लेटर सी, एक लेटर ए और एक लेटर टी, तो क्या बन गया हमारा? CAT यानी कैट। एक लेटर डी, एक लेटर ओ, एक लेटर जी, तो क्या बन गया हमारा? DOG डॉग। अर्थात इन साउंड्स को जब हम ऐड करते हैं, लेटर्स को ऐड करते हैं, तो इन्हीं को ऐड करके हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड आता है। जो हम उन वर्ड्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए हम डॉग को ऐड करें, कैट को ऐड करें, उसके बाद हम प्राप्त करेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। और पूरी ग्रामर में हम जो भी पैसेज पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उस पैसेज में फ्रेज होती है, क्लॉज होती है या सेंटेंस होता है। अगला प्रश्न जो हर बच्चे के मन में आएगा, हर एस्पिरेंट्स के मन में आएगा कि फ्रेज क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेज क्या होती है। मैं जरा इसको रिमूव करता हूं। बच्चे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विथ फ्रेज, PHRASE। इसको हिंदी भाषा में कहा जाता है वाक्यांश। क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ फ्रेज? हर स्टूडेंट के, हर एस्पिरेंट्स के मन में होता है। तो फ्रेज, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स with incomplete sense and having no combination of subject and verb। मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाऊं, दैट इज द डेफिनेशन यू आर गेटिंग इन इंग्लिश, बट आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। फ्रेज हर उस शब्दों के जोड़े को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है
तभी हम उसको फ्रेज कहेंगे। मान लीजिए हम कहें एक सेंटेंस, हम यहां लिखते हैं शी प्लेज इन द ग्राउंड। शी प्लेज इन द ग्राउंड, तो इसमें जो इन द ग्राउंड है ये एक फ्रेज है। इसका काम किसी भी सेंटेंस को ऐड करना है, उस सेंटेंस के बारे में बताना है, उस सेंटेंस के मीनिंग में कुछ ऐड करना है। अब जो हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो फ्रेज के कई प्रकार होते हैं। फ्रेज के कई प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल तरीके से और समझाता हूं। मैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को और एक्सप्लेन करके, डिफाइन करके समझाऊंगा। अभी मैंने बेसिक शुरू किया है, तो आप थोड़ा जानिए इसके बारे में। फ्रेज में हम आए तो ये आपने जाना कि फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का जहां कॉम्बिनेशन ना हो उसे फ्रेज बोलते हैं। प्रकार में भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बेसिक आपको आइडिया हो जाए। जब तक बेसिक आइडिया नहीं होगा आप इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। फ्रेज के बाद हम आते हैं क्लॉज। उपवाक्य। What is the clause? Clause is a group of words with इनकम्प्लीट सेंस। जिस तरह फ्रेज का सेंस इनकम्प्लीट होता है विद्यार्थियों, इन द सेम वे क्लॉज हैज एन इनकम्प्लीट सेंस आल्सो। इसका सेंस भी इनकम्प्लीट होता है, लेकिन आप कैसे अंतर करेंगे कि अगर दोनों की ही सेंस इनकम्प्लीट है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि फ्रेज है या क्लॉज है। आपको ध्यान हो, जब मैंने फ्रेज की डेफिनेशन यहां पे लिखी थी तो मैंने कहा था फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस and without a combination of verb and subject. But a clause, a group of words with an incomplete sense having a combination of subject and verb. बस ये अंतर होता है, ये पहला अंतर है फ्रेज या क्लॉज में, कि जब फ्रेज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोथ have incomplete sense, but the only difference is that the phrase doesn't have a combination of subject and verb, while the clause has a combination of subject and verb. अब बात करते हैं, मैं आपको एक हल्का एग्जांपल इसका दूं, आप समझ लीजिए। He said that he would go. ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हैज टू क्लॉजेस, लाइक ही सेड एंड सेकंड क्लॉज इज ही वुड गो। दैट इज अ कंजक्शन व्हिच इज जॉइनिंग द बोथ द क्लॉजेस। ये दैट एक कंजक्शन है, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। यहां मानिए ही सेड एक क्लॉज है, ये फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। एंड ही वुड गो इज आल्सो अ क्लॉज बिकॉज इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. That is the difference. That is the thing where you can differentiate between a phrase and a clause. ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज कई प्रकार की होती है बेटा, अब जब मैं भी आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, खासकर इंटर में जो स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स पे मैं आपको सारी प्रकार की क्लॉज डिफाइन करके समझाऊंगा, और आप यकीन कीजिए इन फ्यूचर कभी भी पूरे जीवन में आपको क्लॉज से कभी डर नहीं लगेगा। अभी थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, आई थिंक सभी ने समझ लिया है। अब तीसरी चीज जो वर्ड्स से मिलकर बनती है, मैंने आपको बताया, आई रिपीट कि वर्ड्स को मिलाकर वी कैन गेट अ फ्रेज, वी कैन गेट अ क्लॉज, एंड एट द सेम टाइम वी कैन गेट अ सेंटेंस. एंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब and having an incomplete sense. At the same time, clause is a group of words with a combination of subject and verb, but with incomplete sense. Oh, now we come to sentence. हिंदी में बोला जाता है वाक्य। ये आपकी इंग्लिश की बिल्कुल थोड़ी यहां से मैं शुरुआत करूंगा। मैंने आपको फ्रेज क्लॉज बताए इसलिए कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। अब सेंटेंस यहां से आप मानिए थोड़ी आप बेसिक की शुरुआत कर रहे हैं, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। अब कोई आपसे पूछे या जाने कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है, तो बेटा फ्रेज
शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और इनकम्प्लीट सेंस होता है। क्लॉज शब्दों का समूह, इनकम्प्लीट सेंस होगा लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। और सेंटेंस भी शब्दों का समूह, सेंटेंस भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट कंप्लीट सेंस, इट हैज अ कंप्लीट सेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ होता है। मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete sense having subject and verb combination। यानी सेंटेंस क्या है बेटा, ये भी शब्दों का समूह है, कंप्लीट सेंस देता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। सेंटेंस है आई गो। बेटा आई मीन आई यहां सब्जेक्ट है, गो एक वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और इसका अपने आप में पूर्ण अर्थ है। इट हैज अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल आप है, ईट। ईट मीन्स खाओ। ये इंपरेटिव सेंटेंस का एक प्रकार है। मैं सेंटेंस के बारे में भी बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी अभी आपको देता हूं। सेंटेंस का एक प्रकार है, यहां सब्जेक्ट है लेकिन छुपा हुआ है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस कहा जाएगा क्योंकि इसका अपने आप में एक अर्थ है। तो सबसे पहले हमने तीनों चीजों को जाना। हमने लेटर्स को जाना, लेटर्स को जोड़ के बेटा वर्ड्स बनाए, वर्ड्स को जोड़ के हमने फ्रेजेस बनाई, क्लॉजेस बनाई और सेंटेंस बनाए। अब हम आपको बताते हैं सेंटेंस होता क्या है। और ये तो हमने आपको बता दिया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगला यहां से हम देखेंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? बेसिकली हम 9, 10, 11, 12 की बुक्स में देखें तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ मैं सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाता हूं। हम सेंटेंस को 4 प्रकार का भी कह सकते हैं, 5 प्रकार का भी कह सकते हैं, 6 प्रकार का भी कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं सेंटेंस नंबर 1। अब जो बच्चे बिल्कुल बेसिक नहीं जानते, जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है, वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और यकीन मानिए जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश वाली समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखिए स्पीकिंग बहुत आसान चीज है। स्पीकिंग का ग्रामर से कोई कंसर्न नहीं होता। यू कैन स्पीक ओनली बाय लिविंग इन द एटमॉस्फियर, बट व्हेन यू राइट यू मस्ट लर्न द करेक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर। तब आपकी राइटिंग ज्यादा अच्छी, ज्यादा प्रभावी, ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगी। देखिए सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो पहला सेंटेंस है असर्टिव, इसको हिंदी में कहा जाता है साधारण। अब ये साधारण वाक्य क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बेटा हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस असर्टिव है? तो इसका बड़ा आसान तरीका है। एक तरीका मैं आपको बताऊं, बेहद आसान तरीका। अधिकतर, हमेशा नहीं बेटा, अधिकतर सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में ये नहीं कहूंगा हमेशा, क्योंकि कुछ कंडीशन में इसको कभी एडवर्ब से भी शुरू होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एन असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट। स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। बड़ी आसान पहचान है। इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 तरीके से बेटा। पहला जैसे अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्वीकारात्मक। ऐसे सेंटेंस जहां हम किसी बात को स्वीकार करें, लाइक कहें राम मेरा दोस्त है। इन इंग्लिश इट इज रिटेन एज राम इज माई फ्रेंड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम इस सेंटेंस में किसी बात को अफर्म कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। एंड द सेकेंड पार्ट विच असर्टिव सेंटेंस हैज इज नेगेटिव।
In Hindi, it is known as nakaratmak. Just opposite, or you can say that we have to add not in this sentence. हमने कहा अफर्मेटिव में, हमने कहा राम मेरा दोस्त है, यहां हम कहेंगे राम मेरा दोस्त नहीं है. In English, Ram is not my friend. तो अब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को मिला के बेटा बनता है असर्टिव. और असर्टिव सेंटेंस की बहुत सीधी पहचान है, आप देख सकते हैं चाहे अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, दोनों सेंटेंस दे आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, और दोनों को मिला के बनता है असर्टिव. अफर्मेटिव और नेगेटिव को मिला के क्या बन जाएगा बेटा? असर्टिव. आई थिंक कि पहला असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आया. अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एज द नेम इज बेटा इंटेरोगेटिव. इस तरह के सेंटेंस में केवल हम क्वेश्चन पुट करते हैं, और क्वेश्चन पुट करने के भी दो तरीके हैं. नंबर 1, जब क्या शुरू में आए. लाइक आप कहें, एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या राम मेरा दोस्त है. यह है इंटरोगेटिव 1 कैटेगरी का सेंटेंस बेटा, जहां सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा. इस तरह के क्वेश्चंस को हम केवल यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं. इसमें हमें पूरी बात एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती. और दूसरा इंटरोगेटिव जो होता है, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, जब कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए बेटा. देखा हुआ आपने, कहां, कब, क्यों, कैसे, कितना, किसने, ये सभी क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसे इंटरोगेटिव सेकंड की कैटेगरी में लिखते हैं. जैसे राम क्या खाता है, राम कहां रहता है, राम कहां जाता है, ये सभी इंटरोगेटिव सेकंड कैटेगरी में आते हैं. तो बेटा सेंटेंस हमने शुरुआत की. सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और उसका एक अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है. इसके साथ साथ फिर हमने सेंटेंस की टाइप्स देखी. तो पहली प्रकार में हमने देखा असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो किसी सब्जेक्ट से शुरू हो, जिसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. दूसरे नंबर दो सेंटेंस होता है बेटा इंटेरोगेटिव, जो दो प्रकार का होता है, जिसमें क्या शुरू में आए या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए. अब सेंटेंस नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने रोजाना के जीवन में बहुत ज्यादा बोलते हैं. देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस. अपने रोजाना के जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने दोस्तों के साथ, जहां भी हम रहते हैं, सबसे ज्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस. अब देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे कि आप जो सेंटेंस को बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो इंपरेटिव है. तो इसकी बड़ा सीधी पहचान यही है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है. ऐसा नहीं कहेंगे कि होता नहीं है, होता तो है, लेकिन उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं बच्चों? छुपा देते हैं बेटा. जैसे अगर मैं कहूं प्लीज कम, कृपया आओ. इट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज यू कम, कृपया तुम आओ. तो इसमें जो सब्जेक्ट है यू,
वो हमने क्या किया है बच्चों, छुपा दिया है। होता तो है, ये नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं हो, बिना सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। कोई भी पूरी इंग्लिश ग्रामर में देयर कैन बी नो सेंटेंस, देयर कैन नॉट बी इवन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। सो इन इंपेरेटिव सेंटेंस वी हैव अ सब्जेक्ट, बट द सब्जेक्ट इज हिडन, इट इज अंडरस्टूड। सो इंपेरेटिव सेंटेंस में और एक और तरीके से आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट छुपाया था, इसमें किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, इस तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। मान लीजिए हमको कहना हो शोर मत करो, शोर मत करो, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। ये भी देखिए आप, सब्जेक्ट यहां छुपा हुआ है, तुम शोर मत करो, यू हमने छुपा दिया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि क्लियर है। अब सेंटेंस नंबर 4 पर आते हैं, क्योंकि बेसिक है बेटा तो इसको थोड़ा थोड़ा जानिए। अभी बहुत एडवांस ग्रामर आनी है, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता आप एडवांस को इजीली नहीं समझ सकते। आप कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ये तो हम पे आता है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस और कीजिए और कुछ नया जानेंगे। अब सेंटेंस नंबर 4 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 4 को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी के अच्छे या बुरे की कामना की जाए उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपने सुना होगा कभी कभी आप कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। किसी के कहने से भगवान तुम्हारा भला नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी व्यक्ति से आपने किसी के साथ अच्छा कार्य किया और उसने रिस्पॉन्ड में, रिप्लाई में कहा भगवान तुम्हारा भला करे, इट मींस उस इंसान ने आपके लिए कामना कर दी, तो उसी को बोलते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। लाइक यू कैन से मे गॉड डू गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। और सेंटेंस देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक और एग्जांपल देखिए। इस तरह आप बोल सकते हैं भगवान करे तुम नरक में जाओ। अब ये भी बच्चों एक कामना है, लेकिन ये कामना अच्छी नहीं, बुरी कामना है। अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस में अच्छी और बुरी दोनों तरह की कामना की जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे मे यू गो टू हेल। और इसके अतिरिक्त ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, मान लीजिए हम किसी से नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, जो भी हम दुआ सलाम करते हैं, जो हमारे कहने का तरीका है, बहुत से लोग तरीके से अपनी विशेष लोगों के पास पहुंचाते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आई होप कि क्लियर है। उसके बाद देखें सेंटेंस नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी वर्ब होती है एक्सक्लेम, इसकी वर्ब होती है एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेशन से बना है, एडजेक्टिव है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जहां आप सुख, दुख, आश्चर्य, पश्चाताप की फीलिंग्स रैंडमली बोलें। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द रैंडम फीलिंग ऑफ joy, sorrow, surprise, repentance, hatred, contempt, etc. That's what we call exclamatory sentence. Like आप कह सकते हैं कोई भी चीज जिसको देख के आप सरप्राइज हो जाए तो आपके अंदर से सरप्राइज वाली भावना निकलेगी, and that particular भावना will come out randomly. You will not speak those particular words after thinking, क्योंकि वो रैंडम स्पोकन वर्ड्स होते हैं, और रैंडम स्पोकन वर्ड जो आपके सरप्राइज दिखाएं, हेटर दिखाएं, हैप्पीनेस दिखाएं, जॉय दिखाएं, रिपेंटेंस दिखाएं, कंटेम्प्ट दिखाएं,
उन सभी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लाइक मान लीजिए अगर मैं कहूं, एक एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, और देखिए, राम कितना पानी पीता है। देखिए ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस आपको मिसगाइड कर सकता है। ओनली द वे ऑफ योर स्पीकिंग यू कैन डिफरेंशिएट। आप इसको इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं अगर आप बोलने का तरीका आपका इस तरीके का है, राम कितना पानी पीता है। हम सिंपली कहते हैं राम कितना पानी पीता है, इट मीन्स वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। बट व्हेन वी से राम कितना पानी पीता है, राम कितना पानी पीता है, इट मीन्स वी आर शोइंग सरप्राइज द अमाउंट ऑफ वाटर राम इज ड्रिंकिंग। तो केवल बोलने के तरीके से हम इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कर देंगे। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, हाय मेरी दादी जी नहीं रही। अब आप सुनिए, अब जो आप कह रहे हैं हाय मेरी दादी जी नहीं रही, इसको इंग्लिश में अलास माई ग्रैंड मदर इज नो मोर। आप दुख व्यक्त कर रहे हैं अपनी दादी जी की डेथ पर, और वो दुख रैंडमली स्पोकन वर्ड है, कोई आपने प्लान करके वो नहीं बोला। इस तरह के बहुत सेंटेंस, वाव, हाउ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आउच, इस तरह के सभी जो वर्ड जो रैंडमली बोले जाते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसी क्रम में आई होप के समझ में आया। अभी ये रिपीट होंगे सारी चीजें, सारे सेंटेंस रिपीट होते हैं। आप नरेशन पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक जहां ये रिपीट होते हैं। फिलहाल मैं बेसिक थोड़ा समझा दे रहा हूं आपको। एक और सेंटेंस जो मैं बताता हूं, मुझे लगता है होना चाहिए सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस। शर्त वाले वाक्य काफी लेंथी होते हैं, इन्हें समझाने के लिए 4-5 प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फिलहाल आप थोड़ा जान लीजिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यदि तुम कहो तो मैं जाऊंगा। आप जब ये सेंटेंस किसी से बोलते हैं, यदि तुम कहो तो मैं जाऊंगा, तो आप सेंटेंस है, इट हैज अ कंप्लीट सेंस, बट इट हैज टू क्लॉजेस, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2, एंड व्हेन we combine 2 or more than 2 clauses, it becomes a sentence. Now it is giving a full sense. और देखिए इसमें ये यदि तुम कहो तो शर्त दिखा रहा है, ये क्लॉज क्या दिखा रही है आपकी, कंडीशन। क्या दिखा रही है, कंडीशन। और ये दिखा रही है आपकी रिजल्ट। और इस दोनों क्लॉज को मिलाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, सेंटेंस। और सेंटेंस का नाम क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। अभी मैं इसके बारे में आपको ठीक से बताऊंगा पूरा डिफाइन करके। फिलहाल हमने जाना सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस आप 5 प्रकार के भी कह सकते हैं, हायर और जाएंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। फिलहाल मैं आपको 6 प्रकार से बता रहा हूं। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो आपके सुनने की है, जानने की है और समझने की है, कि सेंटेंस को सीखने के बाद हम करते क्या है, सेंटेंस का व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो बात समझ लीजिए, आप ये सेंटेंस जब सीखते हैं तो सेंटेंस इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को व्यक्त करने का तरीका है सेंटेंस। आपके मन में कोई भी भाव आता है, कोई भी विचार आता है, कोई भी डिजायर आती है, तो आप उसको बाहर कैसे निकालेंगे। एंड सेंटेंस इज अ मीडियम। आप उस इच्छा को, उस भाव को, इस डिजायर को ऑर्गेनाइज करेंगे, उन वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उन वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। देन यू विल स्पीक आउट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो कभी कोई आपसे पूछता है कि व्हाई डू वी लर्न सेंटेंस, so to learn we learn sentence to express our ideas, to express our feelings, क्योंकि there is no other way through which you can express your feelings. So sentence is the only way, is the only method which help you to speak out what you have in your heart, in your mind. तो सेंटेंस मुझे लगता है मामला क्लियर हुआ। अब जो बच्चे बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ लीजिए, आज के बाद आप जो भी लाइन बोलें, आपके घर में आपके माताजी, पिताजी, दोस्त जो भी लाइन बोलते हैं,
वो उनके द्वारा बोली गई हर एक लाइन एक सेंटेंस होगी अगर उस लाइन का पूरा अर्थ है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो। और मुझे लगता है कि मोस्टली हम सेंटेंस ही बोलते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे नोटिस करेंगे इस बात को, देखेंगे कि जो मेरी मम्मी ने आज मुझसे कोई बात कही तो वो सेंटेंस है या नहीं, और अगर सेंटेंस है तो किस प्रकार का सेंटेंस है। क्या उन्होंने असर्टिव सेंटेंस बोला, क्या उन्होंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला, क्या उन्होंने इंपरेटिव सेंटेंस बोला, क्या उन्होंने ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला, क्या उन्होंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला, क्या उन्होंने कंडीशनल सेंटेंस बोला। आई होप कि सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं फटाफट से 1 मिनट में आपको रिवाइज करा दूं सारा। मैंने शुरुआत की लेटर से। लेटर इज अ साउंड। जब हम लेटर्स को एबीसीडी को जोड़ते हैं बेटा तो उससे बनते हैं वर्ड्स लाइक कैट, डॉग, कैमल, ईट, ड्रिंक। जब हम उन वर्ड्स को जोड़ते हैं तो वो निर्माण करती हैं फ्रेज का, जिसको वाक्यांश कहा जाता है, जो मैंने आपको समझा दी। शब्दों का समूह होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। उन्हीं वर्ड्स को जोड़ते हैं तो उन वर्ड्स से बनती है क्लॉज, वो भी शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इनकम्प्लीट सेंस होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। उन्हीं वर्ड्स को मिला के बनता है सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है विद कंप्लीट सेंस, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो क्या है सेंटेंस बेटा? शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट सेंस होता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। और सेंटेंस क्यों सीखते हैं हम? जिससे हम सामने वाले की बात को समझ सकें और अपने अंदर जो विचार या बात है उसको कैसे बाहर निकालें, तो उसको बाहर निकालने का तरीका है सेंटेंस। इसीलिए सेंटेंस को हम सीखते हैं।